तो हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। सुशील, क्या तफसीलात हैं सजा के ऐलान की? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर जब कोर्ट ने ये कहा था कि 3:30 बजे वो जज फैसला सुनाएंगे, चूंकि मामला इतना ज्यादा पेचीदगी में था, जज को इस मामले में डिटेल रिपोर्ट लिखनी थी। ये फिलहाल कोर्ट ने लंबा समय लिया, लेकिन अब फिलहाल इस पूरे मामले में यासीन मलिक को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनको फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने उनको कुर्सी मुहैया कराई और उनको कोर्ट रूम में बैठने की इजाजत दी। हालांकि वो कोर्ट में बैठे, उसके 15 मिनट बाद जो जज हैं वो कोर्ट रूम पहुंचे और उन्होंने यासीन मलिक को ये कहा कि आपके खिलाफ टेरर फंडिंग को लेकर अलग अलग चार्जेस जो हैं, यानी कि 120B, 124A, यूएपी की धारा 14, 15 और 16A के तहत आरोप हैं, जिसमें कैटेगरी के तहत कि जो जो आपके ऊपर आरोप है उस तरह से आपके ऊपर हट जाना और आपको सजा दी जाती है। जब फैसला सुनाया जा रहा था तो यासीन मलिक कोर्ट में खड़े हो गए, उन्होंने दोनों हाथ अपने आगे कर रखे थे, लेकिन उनके हाव भाव बहुत शांत थे। हालांकि यासीन मलिक को यह जानकारी थी कि जो फिलहाल कोर्ट इस पूरे मामले में जिस तरह जो गंभीर आरोप एनआईए ने उनके ऊपर लगाया है उस मामले में उन्हें फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी, जब कोई आरोपी फिलहाल प्लीड गिल्टी करता है या अपनी गलती मानता है तो कोर्ट फिलहाल इस मामले में या किसी भी मामले में बहुत संजीदगी से फैसला देती है और उसी आधार पर फिलहाल यासीन मलिक को एक सजा सुनाई है। ताउम्र फिलहाल वो जेल में रहेंगे और उसी के तहत इस पूरे मामले में कोर्ट ने अपनी सजा सुनाई है। हालांकि उनके ऊपर जो आरोप है उस आरोप में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के तरफ से हाफिज सईद और जो फिलहाल लश्कर-ए-तोयबा है या जो और एजेंसियां हैं उसके तहत फिलहाल गलत तरीके से उन्हें फंड मुहैया कराया गया और उस फंड को उन्होंने न केवल कश्मीर में शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने की कोशिश की, बल्कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की भी उनकी तरफ से कोशिश की गई। स्टोन पेंटिंग में भी उनका नाम था और सबसे महत्वपूर्ण बात, न केवल देश में मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की गई बल्कि विदेशों में भी फिलहाल इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी। और उन्हीं तमाम तथ्यों को देखते हुए फिलहाल कोर्ट ने यासीन मलिक को एक बड़ा झटका दिया है। फिलहाल यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने। यासीन मलिक फिलहाल अब तिहाड़ जेल में ही अपनी सजा काटेंगे। हालांकि यासीन मलिक पर और भी कई केसेस हैं जो फिलहाल अभी पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन टेरर फंडिंग से संबंधित 2017 का जो ये मामला था जिसमें एनआईए ने चरणबद्ध तरीके से जांच की थी और इसी पूरी जांच में 16 जो आरोपी हैं वो फिलहाल एनआईए ने बनाए थे। हालांकि इस पूरे मामले में हाफिज सईद, सफीरुल्लाह, लश्कर-ए-तोयबा और तमाम एजेंसियों के साथ साथ फिलहाल कश्मीर के कई ऐसे आरोपी हैं जिनका नाम शामिल किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बड़ी कामयाबी एनआईए की भी मानी जाएगी, क्योंकि एनआईए ने इस पूरे मामले में चरणबद्ध तरीके से जांच की और जांच को लेकर फिलहाल एक आरोपी अगर इस पूरे मामले में अपने आरोप को मान लेता है और ये मानता है कि जो आरोप उसके ऊपर लगाए गए वो आरोप उसके ऊपर सत्य हैं, तो बाकी जो आरोपी हैं उनकी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन तमाम लोगों ने अपनी गलती नहीं की है तो वो ट्रायल फेस करेंगे। लेकिन अगर उन्हीं के गुट का एक आदमी ये कहता है कि मैंने इस प्रकार की गलती की है तो उन तमाम आरोपियों की भी जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में बढ़ जाएंगी। जी, क्या सुशील ये बता पाएंगे आपके और कौन कौन सा ऐसा और कितने लोग और कितने बड़े नाम इसमें हैं जो ऐसे और ट्रायल उनके ऊपर चल रहा है जिनके लिए यह मुश्किल हो सकता है कि यासीन मलिक ने अपने लिए सजा कबूल कर ली? जी देखिए, मुश्किल जरूर बढ़ेगी, क्योंकि अगर किसी मामले में अगर कोई भी आरोपी सजा कबूल करता है उसके साथ जो भी आरोपी हैं और जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो उनको कोर्ट में यह साबित करना होगा कि जो यासीन मलिक के द्वारा आरोप जो यासीन मलिक पर लगाए गए हैं उन आरोपों में सच्चाई है या नहीं है। अगर यासीन मलिक भी ट्रायल फेस करता तो देश के सामने जो सच्चाई है वो चरणबद्ध तरीके से पहुंचती, लेकिन अब कोर्ट में यासीन मलिक की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो ये तय है कि अब इस मामले में जो और आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि जो हमें जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जो कोर्ट में दलीलें दी उसमें कहा गया था कि लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ और जैसे मोहम्मद जैसे कई आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान की आईएसआईएस के समर्थन में कश्मीर के नागरिकों को फिलहाल सुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं। और इस मामले में फिलहाल
जो आरोप जो लगाया गया या यासीन मलिक पर जो फिलहाल जो धाराएं लगाई गई उसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें यूएपीए की धारा 16 जिसमें आतंकवादी गतिविधियां हैं, यूएपीए की धारा 17 जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना, और यूएपीए की धारा 20 जिसमें आतंकवादी समूह का सदस्य होना। इस पूरे मामले में जो कोर्ट ने फिलहाल इनको सजा सुनाई है वो 120B और 124A की जो धारा है उसके तहत, यानी कि देशद्रोह का भी मुकदमा फिलहाल इनके ऊपर लगाया गया था। हालांकि यूएपीए की जो धारा है जिसमें वार अगेंस्ट नेशन है, उस आधार को फिलहाल एनआईए कोर्ट ने कंसीडर किया और उसमें जो मैक्सिमम सजा है वो उम्र कैद की सजा है और उसी को फिलहाल कोर्ट ने आधार मानते हुए यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुशील, मैं एक बात सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो यासीन मलिक के बचाव के लिए जो वकील थे उनका ये मैंने अभी बयान कुछ देर पहले सुना, वो ये कुछ कह रहे थे कि यासीन मलिक को ये बताया जा चुका था कि जो जो इल्जामात आपके ऊपर हैं अगर ये सब के सब साबित हो जाते हैं तो आपका ये अंजाम हो सकता है, ये सजा आपको सुनाई जा सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि यासीन मलिक ने अपना जहन बना लिया था कि उसे करना क्या है और इसीलिए जो है वो उसके पास बहुत ज्यादा कुछ था नहीं कि वो फाइट करे। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में अगर केस को देखेंगे तो जब ये केस ट्रायल को लेकर जब चार्जेस फ्रेम हुआ उसी समय फिलहाल यासीन मलिक ने अपना माइंड जो है वो सेट कर लिया था, क्योंकि जब चार्जेस फ्रेम हुआ उस दौरान ही यासीन मलिक ने कोर्ट में जज को ये जानकारी दी। जब उनसे कोर्ट ने ये पूछा कि आपके खिलाफ इतने इतने चार्जेस लगाए गए हैं, आपका वकील कौन है जिसको फिलहाल ये इस पूरे केस की कॉपी सौंपी जाए, तो यासीन मलिक की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से फिलहाल कोई वकील नहीं है और वो अपना पक्ष फिलहाल कोर्ट के समक्ष नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि जब अगर इस पूरे कानूनी पहलू को देखें तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि अगर किसी आरोपी के पास कोई वकील नहीं होता है तो लीगल सेल के द्वारा उसको वकील मुहैया कराया जाता है और यही प्रक्रिया फिलहाल यासीन मलिक के केस में हुई। अखंड प्रताप सिंह एक वकील हैं जो यासीन मलिक के मामले को कोर्ट में रख रहे थे। जब यासीन मलिक की उनसे मुलाकात हुई तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि वो अब नहीं चाहते कि इस पूरे मामले में वो ट्रायल फेस करें और जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जिस तरह मजबूती से इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ी है, तो ऐसे में वो मानते हैं कि उन्होंने गलती की है और कानून के मुताबिक जो भी सजा कोर्ट उन्हें देगी वो उसको फिलहाल मंजूर करेंगे। और जब इस ट्रायल के बाद यानी कि जब फिलहाल चार्जेस फ्रेम कर दिया गया और उसके बाद जब नई हियरिंग हुई तो उस दौरान फिलहाल यासीन मलिक कोर्ट में मौजूद हुए और वो कोर्ट में स्वयं आए, उनके हाथों में फाइल था और उन्होंने कोर्ट में ये जानकारी दी और ये कहा कि जांच एजेंसी के द्वारा टेरर फंडिंग के मामले में जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो उसको स्वीकार करते हैं। चूंकि इसको एक कानूनी प्रक्रिया में बोला जाता है प्लीड गिल्टी। प्लीड गिल्टी का मतलब यह होता है कि जो भी आरोपी होता है वो अपने उसके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है अगर वो सजा को कबूल कर लेता है तो जो ट्रायल की प्रक्रिया होती है जिसमें अभियोजन पक्ष और आरोपी के पक्ष के द्वारा कोर्ट में ये प्रस्तुत किया जाता है कि जो आरोप आरोपी के ऊपर लगाए गए हैं वो सत्य हैं या नहीं, वो फेस खत्म हो जाता है। और इसीलिए फिलहाल ये नहीं चाहते थे यासीन मलिक की ये जो पूरा मामला है जो 2017 से जांच को लेकर आगे चल रहा था वो और लंबा खींचा जाए और इसीलिए फिलहाल कोर्ट में उनकी तरफ से प्लीड गिल्टी कर दी गई। फिलहाल कोर्ट ने उनकी इस पूरी गलती के बाद एक सुनवाई की जिसमें एनआईए से ये पूछा कि आखिर जो यासीन मलिक हैं उनका फिलहाल आर्थिक रूप से स्थिति कश्मीर में क्या है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्योंकि कोर्ट ने ये जानकारी इसलिए मांगी कि अगर कोर्ट कोई आरोपी के ऊपर जुर्माना लगाता है तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति इतनी है कि वो इतना जुर्माना वो दे पाएगा, और अगर आर्थिक स्थिति उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है तो जुर्माने की राशि कम की जाती है। हालांकि कोर्ट में ये जानकारी दी गई और ये बताया गया कि उनके पास पुश्तैनी मकान है, 11 किले का जमीन है, ये एनआईए ने जानकारी कोर्ट में दी। कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में फिलहाल धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं के तहत 10 लाख और 5 लाख के अलग अलग जुर्माने लगाए हैं यासीन मलिक पर। वहीं 2 ऐसी धाराएं हैं जिन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। तो ये माना जा सकता है कि लगभग 15 लाख से ऊपर की जुर्माने की राशि यासीन मलिक पर लगाई गई है। उम्र कैद की सजा दी गई है। लेकिन जब यासीन मलिक कोर्ट में जा रहे थे
और हम लोगों ने कोर्ट रूम से बाहर उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो यासीन मलिक मुस्कुराए, यानी कि यासीन मलिक को यह जानकारी थी कि उन्होंने जो गलती की है उस गलती के मुताबिक उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रख दी हैं। अब ये कोर्ट और अदालत यानी कि जो हमारा कानून है उस कानून के मुताबिक उन्हें जो सजा दी जाएगी वो सजा फिलहाल उनको कबूल है। और इसी आधार पर आज यासीन मलिक का जो हाव भाव था वो बेहद शांत थे, उनकी तरफ से उनके हाथ में आज भी फाइल थी। और जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि आप क्या कहेंगे, आपको दोषी करार दिया गया है और आपको थोड़ी देर में सजा दी जाएगी, तो उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं दी, लेकिन वो थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे चले गए। तो ये तय है कि यासीन मलिक फिलहाल ये मानते थे कि उन्होंने यासीन मलिक के हाथ में जो फाइल थी उसमें क्या हो सकता है और क्या फाइल उसके हाथ में होने की इस तरह से इजाजत रहती है किसी को कि उसके पास कोई फाइल रहे, कुछ उसमें लेखनी उसकी हो और वो उसको कुछ पढ़कर या लिखकर बताए सुनाए? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से यासीन मलिक जब भी कोर्ट में या इस प्रकार के कोई बड़े व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उनके पास केस से संबंधित अपना डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट को वो अगर वकील को देना चाहते हैं तो वकील से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है कि अक्सर जो बड़े आरोपी या इस प्रकार के लोग होते हैं वो अपने पास कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जिससे वो अदालत में अपनी बातें रख सके। तो ये फिलहाल उनके केस का एक केस हिस्ट्री होता है जो अपने पास वो रखते हैं और इसीलिए फिलहाल आज भी जब वो पेश हो रहे थे तो अपने हाथों में कुछ केस से संबंधित दस्तावेज हाथ में लिए हुए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात था, चूंकि आज उनका एक अहम दिन था और कोर्ट को आज उनको सजा सुनानी थी, तो यासीन मलिक को यह बेहतर पता था कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के तहत उन पर किस प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे और किस प्रकार की सजा कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। बहरहाल कोर्ट के द्वारा एक बड़ा आदेश फिलहाल आ चुका है। टेरर फंडिंग के मामले में एक बड़ी सजा। यासीन मलिक एक बड़ा नाम जो कश्मीर के अलगाववादी नेता भी हैं, जिन्होंने न केवल कश्मीर के माहौल को खराब किया बल्कि देश और विदेश में मनी लॉन्ड्रिंग की, देश के तमाम युवाओं को भड़काने की कोशिश की। हालांकि यासीन मलिक के वकील के द्वारा कोर्ट में यह जानकारी जब मीडिया से बात की गई तो उनकी तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया और उन्होंने हथियार रख दिया, उसके बाद से कोई भी ऐसा डायरेक्ट एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है जिसमें यह बताया जा सके कि उन्होंने किसी को मारा है। कई प्रधानमंत्रियों से उनका संपर्क रहा है, तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो फिलहाल देश की सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ा है। लेकिन चूंकि एनआईए ने इस पूरे मामले में जांच की है और जांच में पाया है कि किस तरह यासीन मलिक ने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, किस तरह उन्होंने देश में सेंध लगाने की कोशिश की है, कश्मीर की जो आबो हवा है उसको खराब करने की कोशिश की है, और उन्हीं तमाम तथ्यों को देखते हुए अदालत ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए।